5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम थम जाएगा। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आखिरी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक ओर देश में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने से सवाल पर बवाल छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी का गठन करने और जल्द से जल्द इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई बीजेपी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। ये यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक और भूमि संपत्ति के मामलों में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। इससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा भी मिलेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब हो कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग समय समय पर उठती रही है। खासतौर पर बीजेपी और उनके नेता इसको लेकर खुलकर बात करती नजर आती है। अभी देश में सभी धर्मों के विवाह और तलाक के कानून अलग अलग हैं। साथ ही संपत्ति और पैतृकता के कानून भी अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार विभिन्न धर्मों के शादी, तलाक या गुजारा भत्ता के मुकदमों में समान नागरिक संहिता की वकालत कर चुका है। देश के 5 राज्यों में जनता द्वारा सरकारों को चुनने का सिलसिला शुरू हो गया। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ, वहीं अब 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण और उत्तराखंड के साथ साथ गोवा में भी मतदान होने हैं। इससे पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जनता तक अपने मुद्दे पहुंचाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक ओर उत्तराखंड के टिहरी से विरोधियों पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं से योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने देवभूमि से अखिलेश पर निशाना साधते हुए लोगों से चुनाव में कोई गलती नहीं करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हो गई तो उत्तर प्रदेश के गुंडे उत्तराखंड में भी उत्पात मचा सकते हैं, जिसे सिर्फ बीजेपी की सरकार ही रोक सकती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है। सबसे सुंदर प्रदेश, सबसे सुरक्षित प्रदेश। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाए, लेकिन फिर भी
समाजवादी पार्टी के बाद सीएम योगी ने अपनी कमान को कांग्रेस की ओर मोड़ते हुए जमकर आरोपों के तीर चलाए। सीएम योगी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के पूर्वज अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे, लेकिन बीजेपी हिंदू होने पर गर्व करती है। एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। वहीं दूसरी ओर बदायूं से अखिलेश यादव योगी सरकार पर काफी आक्रामक दिखे। अखिलेश ने सीएम योगी के 10 मार्च के बाद गर्मी निकालने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए हैं। एक उनके नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना है कि नहीं सुना? क्या उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बचे भी ठंडे हो जाएंगे। जाहिर है जैसे जैसे 5 राज्यों में चुनाव का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रहारों की धार भी पैनी होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले चुनाव के चरणों में क्या क्या नए जुमले और प्रहार देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को मतदान हो रही है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में जमकर जोर लगाया। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने देवभूमि की जनता तक अपने वादों को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे और बीजेपी के कार्यकाल की तारीफ करने के साथ साथ विपक्षी पार्टियों पर, खासतौर कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत की कोरोना वैक्सीन को बदनाम किया। इनको डर था कि अगर वैक्सीन लगने से सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो मोदी को बुरा भला कैसे कहेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर गंगा नदी से रेत खनन करने पर प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। ये लोग मां गंगा को भी लूटने में लगे हुए थे, और यही उनमें और हमारे में फर्क है। हम मां गंगा की स्वच्छता के लिए काम करते हैं, ये गंगा पर भी हाथ चालाकी करके वहां की रेत में से खनन करके रुपयों की चोरी करने में लगे रहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस द्वारा उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने पर हमला करते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वहीं बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने पर भी पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की।
मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुष्टीकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है? क्या मां गंगा का अपमान, देवभूमि की संस्कृति का अपमान क्या आप लोग सहन करेंगे? ये अपमान सहन करेंगे? आप देखिए, इसी धरती के संतान, और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवारजन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार न हो। उस सेना के सेनापति को, इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है? वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे। सेना के जवान का ये अपमान, ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है। सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो, मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है, उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो, उनके परिवारजनों के दिल को चोट पहुंचाते हो। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव के मतदान के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज रुद्रपुर में हुई पीएम मोदी की रैली का असर अगर 2 दिनों तक रहा तो जिले में कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से कुछ पर कांटे की टक्कर है तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा हर दिन डरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 804 लोगों की मौत हुई। मौतों का यह आंकड़ा पिछले दिन से ज्यादा है। शुक्रवार को देश में कोरोना से 657 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ साथ संक्रमण दर में गिरावट जारी है। शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर घटकर 3.48% पहुंच गई है, जबकि शुक्रवार को ये 3.89% रह गई थी। वहीं सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से लगभग 5,08,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी के साथ साथ आर्थिक राजधानी में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर में पहली बार कोरोना के 1,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 977 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना के 367 नए मामले सामने आए। कोरोना के केसों में ये कमी काफी राहत की बात है, लेकिन सावधानी हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना कब फिर से अटैक कर दे ये कोई नहीं जानता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.